इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सिद्धांत राज्य के कार्यों को निम्न विषयों तक सीमित करता है। जैसे कि पहला कह रहा है व्यक्ति की बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक उपद्रवों से रक्षा, संपत्ति की लूट एवं क्षति से रक्षा, व्यक्ति की धोखापूर्ण समझौते एवं समझौते से उल्लंघन की रक्षा। तो ये सारे जो है किसमें आते हैं, तो ये जो सारे हैं भाई ये आते हैं आपके किसमें, उदारवाद में। ठीक है, ये उदारवाद का जो है सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वो पूछ रहा है एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सबसे पहली बार किसने स्पष्ट किया था। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को तो सबसे पहले प्रस्तुत किया था ब्रेबरिज के प्रतिवेदन में, ये चीजें हमें देखने को मिली थी। ठीक है, किसके, ब्रेबरिज के प्रतिवेदन में। ठीक है, उसके बाद ग्रीन ने जो है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया था। सामाजिक समझौता यह सिद्ध करना चाहता था कि राज्य क्या है भाई, तो ये सिद्ध करना चाहता था कि राज्य क्या है, राज्य एक यंत्र है। ठीक है, क्या है, राज्य एक यंत्र है, तो ये याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है राज्य का कौन सा कार्य सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है। सकारात्मक उदारवाद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा समाज कल्याण की अभिवृद्धि। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, समाज कल्याण की अभिवृद्धि, ये यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं समझौता जो सिद्धांत है उसका वास्तविक दोष यह नहीं है कि वह अनैतिहासिक है, अपितु इसे यह विचार भी निहित है कि अधिकारों तथा दायित्वों का अस्तित्व समाज से पृथक हो सकता है। ये किसने कहा था, तो ये कहा था भाई टी.एच. ग्रीन महोदय ने। किसने कहा था, टी.एच. ग्रीन महोदय ने कहा था। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जॉन लॉक राजनीतिक दर्शन में सही क्रम जो है आपको चुनना है यहाँ पर। तो सही क्रम यहाँ पर आपको देखना है, तो सही क्रम अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर आपको बताएं तो ये सही क्रम आप लोग पढ़े भी होंगे। इसमें कौन हो जाएगा, पहले नैसर्गिक अधिकार होगा, फिर प्राकृतिक अवस्था होगी और फिर अनुबंध होगा, उसके बाद सिविल समाज होगा, ये जॉन लॉक के अनुसार। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा इसमें। 7वां नंबर हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है भाई, तो हाब्स के अनुसार जो सामाजिक समझौता है वो क्या है, वो है एक विवेकशील अनुबंध था। ठीक है, क्या था, एक विवेकशील अनुबंध था। 8वां क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से किस विचारक ने महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित किया है। तो महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन है भाई, काउंट लियो टॉलस्टॉय। ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मली टॉलस्टॉय कह देते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में, तो टॉलस्टॉय महोदय ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सी पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी द्वारा इसमें जो भाई पुस्तकें लिखी गई हैं वो कौन कौन सी हैं, इसमें देखेंगे सर्वोदय हो जाएगा। ठीक है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 1 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन गांधी जी के लिए ट्रस्टीशिप से क्या अभिप्राय है। तो ट्रस्टीशिप का अभिप्राय यहाँ पर है कि संपत्ति का व्यक्तिगत स्वामित्व, किंतु जो इसका उपयोग हो वो क्या हो, सामाजिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। 11वां नंबर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसकी आलोचना की गई है। यह निरंकुशता के सभी रूपों का भयंकर मित्र है, जब जैकोबिन और सीजर के अधिनायकवाद का जनक है तथा कांट एवं जो आपके यहाँ पर हीगल हैं उसके निरंकुशतावादी सिद्धांतों का ये क्या है भाई, प्रेरक है। तो ये जो है किसने कहा था, तो ये रूसो महोदय ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारतीय राजनीति में 3 भाषा शैली की बात कही है। तो 3 भाषा शैली की बात दोस्तों इनमें से किसने कही है, तो 3 भाषा शैली की बात जो है इसमें कही है वो कही है 3 भाषा शैली की बात। हाँ, तो ये कही है मॉरिस जॉन्स ने। ठीक है, किसने कही है, मॉरिस जॉन्स ने यहाँ पर कही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं अधिकार मनुष्य के आंतरिक विकास के लिए बाह्य परिस्थितियां हैं। ठीक है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था भाई टी.एच. ग्रीन महोदय ने। किसने कहा था, टी.एच. ग्रीन महोदय ने कहा था। अगला देखेंगे निम्न से संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक, बहुलवाद पूछ रहा है। ठीक है, तो बहुलवाद जो थे वो कौन थे भाई, वान गियर थे। ठीक है, बहुलवाद का प्रथम। और अगर एकलवादी पूछा जाए तो उसमें ऑस्टिन महोदय का नाम आता है। ठीक है, तो ऑस्टिन महोदय का भी नाम आपको एकलवादी में याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, जीन बोंडा ने अपनी सार्वभौमिकता की संकल्पना जो है वो कहाँ से उधार ली है, तो वो ली है भाई फ्रांस के धार्मिक युग से। कहाँ से ली है, फ्रांस के धार्मिक युग से जो है ये अपनी जो है उधार ली है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है
निम्न में से किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो ये कहा था भाई, किसने कहा था? ये कहा था टी.डब्ल्यू. कांट महोदय ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? टी.डब्ल्यू. कांट महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20वीं शताब्दी में नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए नहीं है, यह गैर व्यक्तिवादी है, निगमित है, बृहदाकार मुक्त उद्यमों के लिए आगे बढ़ने का साधन बन गया है। ये किसने कहा था? तो ये जो कथन है ये कहा था एफ हेयक महोदय ने, सॉरी एफ.ए. हेयक महोदय ने। ठीक है, एफ.ए. हेयक महोदय ने ये बात कही थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 19 नंबर, ए थियरी ऑफ जस्टिस बहुत फेमस है, जॉन रॉल्स महोदय की है। समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, बहुत ही फेमस है। अभी जो है टीजीटी में क्वेश्चन आया था, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था। ठीक है, लॉर्ड एक्टन महोदय ने कहा था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? उदारवाद व्यक्तिवाद है, लोकतंत्र है, प्रत्यक्षवाद है, लोकतंत्र युक्त व्यक्तिवाद है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा भाई? उदारवाद जो है वो क्या है? वो व्यक्तिवाद है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करना चाहिए, ये किस प्रकार का है भाई? तो ये है समानुपातिक समानता। क्या किस प्रकार का हो जाएगा? समानुपातिक समानता। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य समझौते के उपज है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर है, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है। तो बहुत ही सिंपल है, शोषण का यंत्र है। ठीक है, क्या है? राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का यंत्र है, ये कहा था कार्ल मार्क्स महोदय ने। 24 नंबर हम लोग देखेंगे, 24 नंबर कह रहा है श्रमिक संघवाद से क्या अभिप्राय है? तो श्रमिक संघवाद जो है आपका यहाँ पर हम लोग देखेंगे सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक संगठन के सिद्धांत, एक कार्य योजना। तो ये आपका तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, यानी उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। 25वां नंबर, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद में शोषण की अनिवार्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्याख्यायित की गई है? ठीक है, तो किसके द्वारा व्याख्यायित की गई है भाई? तो ये किसके द्वारा व्याख्यायित की जाती है? तो ये वर्ग शासन के साधन के रूप में राज्य, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर व्याख्यायित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी समाज में राज्य निम्न में से कौन से कार्य संपन्न करता है भाई? कौन से कार्य संपन्न करता है? उत्तराधिकार के अधिकार की समाप्ति, राज्य के हाथ में पूंजी का केंद्रीकरण, असरानुसार आयकर को आरोपित करना। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन और है आपका, मन और आत्मा के सभी पहलुओं पर नियंत्रण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इनमें से 1 2 3 4 आपके सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सारे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मार्क्स को युग का भ्रम किसने कहा है? मार्क्स को युग का भ्रम जो है दोस्तों इसमें से किसने कहा है? तो वो कहा है एक्टन महोदय ने। ठीक है, एक्टन महोदय ने कहा है, एक्टन महोदय ने। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को इस रूप में भी जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व को बहुल मतदान या फिर सूची प्रणाली, ठीक है, या फिर सीमित मतदान या फिर हेयर योजना। तो इनमें से किस और नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसको किस नाम से और जाना जाता है भाई? तो ये जाना जाता है आपका हेयर योजना, क्योंकि इसको सबसे पहले किसने दिया था? हेयर महोदय ने दिया था। ठीक है, हेयर महोदय ने दिया था, तो इस नाते जो है इसको हेयर योजना के नाम से भी यहाँ पर आपको जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डेमोक्रेटिक थ्योरी। ये जो डेमोक्रेटिक थ्योरी है, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है भाई किसने? ये पुस्तक जो लिखी है वो लिखी है सार्टोरी महोदय ने। ठीक है, किसने? जी सार्टोरी महोदय ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजनीतिक दल के लिए निम्न से कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो इनमें से जो तत्व अनिवार्य नहीं है वो है लोकतांत्रिक स्वरूप। ठीक है, लोकतांत्रिक स्वरूप जो है अनिवार्य यहाँ पर नहीं है। लोकमत मनुष्यों के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं। ये किसने महोदय ने कहा था? तो ये कहा था भाई ब्राइस महोदय ने। ठीक है, ब्राइस महोदय ने ये बात जो है कही थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर, निम्न में से कौन जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? जनतंत्र में राजनीति के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, वो है काडर यानी कि संवर्ग। ठीक है, ये आवश्यक तत्व नहीं है। ठीक है, चलिए 33 नंबर देखेंगे, निम्न में से किसे उदार एवं उग्र बहुदलीय व्यवस्था के बीच प्रभेद प्रस्तावित किया है? 33 नंबर सी। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे? सार्टोरी महोदय हो जाएंगे। ठीक है,
निम्न से किसने निर्वाचन व्यवस्था तथा दलीय व्यवस्था के बीच सह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है? तो वो किया है डुवर्जर महोदय ने, एम डुवर्जर महोदय ने ये प्रयास किया है। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न से कौन सा युग्म सही संबद्ध नहीं है? ठीक, इनमें से कौन सा सही संबद्ध नहीं है? तो संस्थात्मक दबाव समूह सिविल सेवा संघ बिल्कुल सही है, और यहाँ पे संगठनात्मक समूह श्रमिक संघ ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अगला हम लोग देखेंगे गैर संगठनात्मक समूह जाति, ये भी सही है। अनियमित दबाव समूह कृषक संगठन, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, तो यही सही आपको नहीं हो जाएगा। संविधान राज्य के पदों के वितरण संभवतः के आवास राज्य के उद्देश्य को निर्धारित करने वाली व्यवस्था है, ये किसने कहा था भाई? तो ये कहा था अरस्तु महोदय ने। ठीक है, अरस्तु महोदय ने ये कहा था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं संवैधानिक शासन की हैं? संवैधानिक शासन की इनमें से निम्न में से कौन सी व्यवस्थाएं हैं? तो निम्न व्यवस्थाओं में हम लोग देखेंगे कि विधि द्वारा संचालित शासन होती है, बिल्कुल। एक व्यक्ति की ओर से सत्ता सीमित करता है, नहीं। तो इसमें से जो है 1 और 3 हो जाएगा। निर्वाचित राज्याध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्ति की अभिवृद्धि में योगदान दिया है? तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा भाई? इनमें से सही हो जाएगा एक सुसंगठित दलीय व्यवस्था का आविर्भाव। ठीक है, ये इसमें से सही हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई है? किसके द्वारा हुई है? तो ये हुई है चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा ये काम जो हुआ है। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? तो वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और देखते हैं, यहाँ पर मैच करना है भारतीय संघवाद पर दृष्टिकोण और यहाँ पर सूची 2 यहाँ पर लेखक है भाई। तो इसको हम यहाँ पर कैसे मैच करेंगे आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ 41 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, वो हो जाएगा डी। आप लोग यहाँ पर ऊपर नीचे कर करके थोड़ा सा आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन 4 2 1 3। ठीक है, यानी ए का 4 हो जाएगा। शासन प्रणाली जो अर्ध संघात्मक है, ये केसी व्हीलर ने कहा था। ठीक है, एक अनूठे नमूने का संघ, ये किसने कहा था? तो ये ऑस्टिन महोदय ने कहा था। ठीक है, और अद्वितीय उदाहरण ये किसने कहा था? तो ये अलेक्जेंड्रोविच महोदय ने कहा था। बाकी संघात्मक होते हुए भी राष्ट्रीय हित, तो डी का 3 ये जेनिंग्स महोदय ने कहा था। चलिए 42वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता है, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में निहित है भाई? तो ये है आपका 19 का में निहित है। 19 का में निहित है। भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार के किसी मामले में कानूनी कार्यवाही रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो इनमें से कौन सा लेख जारी किया जाएगा भाई? प्रतिषेध। ठीक है, रोकने के लिए ये जारी किया जाएगा। वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है? बहुत ही फेमस है, तो ये हो जाएगा केवल अनुच्छेद 39 खा तथा ग में उल्लिखित जो भी निर्देश तत्व हैं उनको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 नंबर। तो निम्नलिखित में से कौन एक ही सामान्य प्रक्रिया से अपदस्थ किए जाते हैं? इनमें से तो वो किए जा सकते हैं भैया, इसमें से हम लोग देख लेते हैं। तो इनमें से कौन कौन हो जाएंगे भाई? इनमें से अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो जाएगा, महालेखा परीक्षक हो जाएगा और मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। 1 2 5 ये तीनों लोग जो है एक ही तरीके से अपदस्थ किए जा सकते हैं, यानी हटाए जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का जो निषेधाधिकार है वो किस प्रकार का है? तो इसमें से देखेंगे कि संपूर्ण भी है, निलंबन भी है, जेबी भी है, तो तीनों प्रकार के प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। आधारभूत स्तर पर पंचायती राज का विकास नहीं हो सकता, इसका कारण क्या है भाई? तो इसका कारण है
अज्ञानता एवं उदासीनता, ठीक है, ये जो है इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस संविधान में राज्य राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है, किस संविधान में, ठीक है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। इसमें जो राज्य राज्याध्यक्ष है उसके लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का यहाँ पर प्रावधान किया गया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान द्वारा स्थापित है, भारतीय संविधान द्वारा इनमें से किस चीज को स्थापित किया गया है, यहाँ पर देखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे कि योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, क्षेत्रीय परिषदें हैं, तो इनमें से हमें लग रहा है कोई नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में इनका वर्णन तीनों में से किसी का भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर। तो निम्नलिखित समाप्ति के प्रकारों में से किस प्रकार की समाप्ति का निर्णय लोकसभा द्वारा किया जाता है, किस प्रकार की समाप्ति का वर्णन लोकसभा द्वारा किया जाता है, तो इसमें देखेंगे समाप्ति, ठीक है, कंगारू, ठीक है, कंगारू, तो इसमें जो है समाप्ति का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ये जो समाप्ति है वो, ठीक है, ये कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। चलिए, तो इनमें से ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 53 नंबर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिद्धांत है यहाँ पर उपयोगितावाद, समाजवाद, उदारवाद और यहाँ पर हो जाएगा गांधीवाद। तो इनमें से भाई कौन सही हो जाएगा, इनमें से जो ऑप्शन हमारा सही है वो हो जाएगा 3, 2, 4, 1। बाकी ये सब आप जानते होंगे, ठीक है। उपयोगितावाद बेंथम अभी आपको जल्द ही यहाँ पर बताया गया था। और जो समाजवाद है, समाजवाद हो जाएगा उसके जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी उदारवाद, उदारवाद का TH ग्रीन, ठीक है। और जो गांधीवाद है, गांधीवाद के कौन हो जाएंगे भाई, जॉन शार्प, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा देख देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर। निम्न में से कौन युग्म सुमेलित है, समाजवाद राज्य को अधिकतम कार्य दिए जाए, मार्क्सवाद राज्य को न्यूनतम कार्य दिए जाए, उदारवाद राज्य को कोई कार्य नहीं दिया जाए, या फिर फेबियनवाद राज्य को सुधारात्मक कार्य दिए जाए। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा भाई, समाजवाद। समाजवाद बोलता है कि राज्य को अधिकतम कार्य दिए जाएं, और फेबियन समाजवाद बोलता है कि राज्य को सुधार कार्य दिए जाएं। बाकी ये दोनों जो है नहीं मैच होंगे। तो इसमें से ऑप्शन में हम देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, 1 और 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक राजनीतिक विचारक के रूप में महात्मा गांधी की श्रेष्ठतम व्याख्या है, तो वो है एक दार्शनिक अराजकतावादी के रूप में, ठीक है, दार्शनिक अराजकतावादी। क्योंकि उन्होंने राज्य विहीन जो है संकल्पना प्रस्तुत की थी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में किन्हीं संविधान का अल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है, तो किसने घोषित किया है भाई, तो ये जो घोषित किया है यहाँ पर हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32, 226 या फिर 227 या फिर 245। तो इनमें हो जाएगा आई थिंक सभी होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर सभी हो जाएगा। सभी में जो है कुछ न कुछ जो है मौलिक ढांचा जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन 57वां नंबर देखेंगे। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है, 7वीं अनुसूची तो बहुत सिंपल है भाई, किससे संबंधित है, राज्य संघीय एवं उभयनिष्ठ सूची है, ठीक है, जहां पर आपको तीनों सूचियां मिलती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा इसमें दिया गया है। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, ये किसने कहा था, तो ये कहा था किसने, ये कहा था ब्लंटसली महोदय ने कहा था कि राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है यह क्या सिद्ध करना चाहता है, या यही सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक यंत्र है। ये क्वेश्चन पीछे भी आया हुआ था। राज्य की उत्पत्ति के पितृ प्रधान सिद्धांत का समर्थक कौन करता है भाई, पितृ प्रधान का, तो वो करते हैं हेनरी मैन महोदय, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति है, तो ये मानता है ऐतिहासिक सिद्धांत, ठीक है, मानव स्वभाव का सिद्धांतों की क्रमिक प्राप्ति यानी क्रम से प्राप्त होता आ रहा है, तो ये ऐतिहासिक मामला यहाँ पर आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पहली बार स्पष्ट किया है तो बेबरीज के प्रतिवेदन में, ये पीछे ही क्वेश्चन आया था। लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसमें एक ओर साम्यवाद है और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। ये किसने कहा था भाई? तो ये कहा था डी.एल. हाफमैन ने। ठीक है, किसने कहा था? डी.एल. हाफमैन ने ये बात कही थी। अगला जो प्रश्न है वो है हाब्स के अनुसार सामाजिक समझौता। तो हाब्स के अनुसार जो सामाजिक समझौता है वो एक विवेकशील अनुबंध है, जो कि पुनः रिपीटिंग है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? तो वो प्रतिपादित किया गया है किसके द्वारा भाई? टी.एच. ग्रीन के द्वारा। ठीक है, सकारात्मक की बात कर रहा है। सकारात्मक नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें इनके द्वारा लॉक, मिल और स्पेंसर जो थे उनके द्वारा नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया था। जीन बोंदा ने अपनी प्रभु सत्ता की संकल्पना उधार ली थी। कहाँ से ली थी भाई? तो फ्रांस के धार्मिक युद्धों से ली थी। ठीक है, फ्रांस के धार्मिक युद्धों से। निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? राज्य संबंधी इनका कोई भी सिद्धांत नहीं है, तो वो है मार्क्सवाद का। ठीक है, क्योंकि ये राज्य को मानते ही नहीं थे। 68वां नंबर देखेंगे। संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था। यह मत किसने दिया था? तो H.J. लास्की महोदय ने ये मत दिया था। कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि के पहरेदार की ही भूमिका का समर्थन करता है? तो वो करता है कौन? उदारवादी सिद्धांत। कौन करता है? उदारवादी सिद्धांत करता है। निम्नलिखित में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो संविधान के द्वारा ये उपयुक्त तो सारी चीजें जो है यहाँ पर सुनिश्चित की जाती हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ लीजिएगा। 71वां नंबर देखेंगे हम लोग। जो संविधानवाद है, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा किस पर आधारित है? तो ये आपका आधारित हो जाएगा भाई विधि। सही है, विधि का शासन, प्रेस की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। एक राजनीतिक दल का आधिपत्य ये बिल्कुल नहीं मानता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पर 72 नंबर। किसने कहा है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन करती है और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती है? तो ये कहा था लॉर्ड ब्राइस महोदय ने। ठीक है, किसने कहा था? लॉर्ड ब्राइस महोदय ने ये कहा था। निम्न में से किसने एकात्मवाद की यह परिभाषा दी है? यानी संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य एक ही है, दृष्टिगोचर पर सत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज्य की शक्ति का केंद्रीकरण, वह शक्ति चाहे संसद हो अथवा जार हो। तो ये किस महोदय ने कहा था भाई? तो ये कहा था डाइसी महोदय ने। ठीक है, डाइसी महोदय ने ये कहा था। निम्न में से कौन सा गुण संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है? ठीक है, तो शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, ये संसदात्मक व्यवस्था का नहीं है। ठीक है, बाकी कार्यपालिका विधायिका के बीच समन्वय, जनता के प्रति उत्तरदायित्व तो होता ही है, जनसाधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, ये सब होता ही है। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिकृत विद्वान कौन माना जाता है? ठीक है, तो इनमें से माना जाता है किसको? वो माना जाता है केसी व्हीलर को। ठीक है, केसी व्हीलर को यहाँ पर माना जाता है। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर केसी व्हीलर। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है? अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण, तो ये हो जाएगा भाई यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो इनमें से संविधान की कठोरता जो है वो एक लक्षण है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, विधायिका की सर्वोच्चता, कार्यकारिणी की सर्वोच्चता, ये सब संवैधानिक लक्षण होते हैं। अध्यक्षात्मक सरकार संविधान की कठोरता होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 77वां। एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष, यह परंपरा किस अध्यक्ष या स्पीकर के साथ जुड़ी हुई है भाई? तो ये कॉमन सभा है, यानी ग्रेट ब्रिटेन। एक बार बन गए तो आजीवन वहां पर बने रहते हैं। ठीक है, किसने कहा है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? ये किसने कहा था? तो ये कहा था गिलक्राइस्ट महोदय ने। निम्न में से कौन दलों को विचारों का दलाल मानता है? ठीक है, वो कहता है कि जो दल हैं वो विचारों की दलाली के काम आते हैं, तो वो हैं लावेल महोदय। ठीक है, लावेल महोदय जो है ऐसा मानते हैं। अगला देखेंगे
निम्नांकित विद्वानों में से किसका यह विचार है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका किसकी होती है? पर्यावरण की होती है। तो वाल्टर लिपमैन, ठीक है, यहाँ पर लिपमैन आ जाएंगे। कार्यात्मक जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व है उसके सिद्धांत का प्रतिपादक यहाँ पर कौन है भाई? तो ये हैं कोल महोदय, ठीक है, कौन है? कोल महोदय हैं। निम्न में से कौन जनमत का अभिकरण है? जनमत का अभिकरण यानी कि जनमत में क्या क्या आते हैं? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे जनमत में आपके समाचार पत्र आते हैं, रेडियो, प्रचार, राजनीतिक दल, विधायी निकाय, शिक्षा संस्थाएं, ये सारी चीज़ें जो है आपके आती हैं। तो इनमें से हम लोग देखेंगे कौन कौन भाई? न्यायपालिका नहीं होगी, ठीक है, न्यायपालिका नहीं होगी, इसी को छोड़ दीजिए, बाकी तो सब सही हो जाएंगे। तो यानी इस प्रकार से कौन सा सही हो जाएगा? 1 2 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। मुख्य में से कौन सा एक जीन ब्लांडेल के सामुदायिक दबाव समूह के वर्गीकरण का एक उपवर्ग है? तो ये है संस्थागत दबाव समूह, ठीक है, संस्थागत दबाव समूह। महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक इनमें से कौन था? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये हो जाएगा भाई सिजविक महोदय, सिजविक महोदय। जनमत किसी विषय पर लोगों के व्यवहार को संकेत करता है और जब ये किसी एक ही सामाजिक समूह के हों, यह विचार किसका है? तो यह विचार है भाई लियोनार्ड डब्ल्यू डोब का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे डोब बोलते हैं। चलिए 86 नंबर, राजनीतिक दल के विषय में निम्न कथन किसका है कि स्वतंत्र राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जाने वाली सरकार लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा नाम है। किसी भी जगह स्वतंत्र राजनीतिक दलों के बिना स्वतंत्र सरकार का अस्तित्व नहीं हो सकता है, ये मुनरो महोदय ने कहा था, ठीक है, WB मुनरो महोदय ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है? तो ये किसने किया है भाई? तो ये किया है सैमुअल जे एल्सवेल्ड ने, ठीक है, सैमुअल जे एल्डर्सवेल्ड महोदय ने ये किया है। 88वां नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर व्यवहारवाद के बारे में सत्य नहीं है? तो उत्तर व्यवहारवाद के बारे में भाई कौन सा सत्य नहीं है कि मूल्यों से स्वतंत्र राजनीतिक विचार, ये बिल्कुल सही नहीं है। 89 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, एक संगठित समूह जो बिना अपने सदस्यों को सरकारी औपचारिकता में शामिल किए हुए सरकारी निर्णयों के प्रसंगों को प्रभावित करता हुआ लगता है। दबाव समूह के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है H जेगलर महोदय का, ठीक है, H जेगलर महोदय का है। 90 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है? तो इनमें अर्थशास्त्र परंपरा से संबंधित नहीं है, कौन है भाई? सामंत, ठीक है, यहाँ पर सामंत। अरे मित्र और विजिगीषु ये आपके तीनों जो है देखने को मिलते हैं, कौटिल्य और मनु, ठीक है, दोनों में। चलिए अगला देखते हैं, दंड नीति विश्व को मर्यादित रखती है, यह समस्त बुराइयों को उसी तरह समाप्त करती है जिस तरह सूर्य अंधकार को। यह मत किसका है? तो यह मत है भाई मनुस्मृति का, क्योंकि दंड नीति को जो है इन्होंने बहुत अच्छा माना है। निम्न में से किस पुस्तक में प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार विस्तार से देखने को मिलते हैं? तो वो मिलते हैं व्यास रचित महाभारत में, ठीक है, व्यास रचित महाभारत में। 94 नंबर, निम्न से कौन सी इकाई प्राचीन भारत में राज्य प्रशासन से संबद्ध थी? राज्य प्रशासन से, तो वो थी भाई इसमें जनपद, ठीक है, जनपद जो है वो संबद्ध थी। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति संसद यानी भारत की अस्थायी समिति नहीं है? तो इनमें से वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति, ये क्या है? अस्थायी समिति नहीं है। बाकी लोक लेखा हो गया, प्रकलन हो गया, लोक उपक्रम हो गया, ये सभी क्या हैं? अस्थायी समितियों में आती हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 96 नंबर, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध हैं? ये क्वेश्चन अभी टीजीटी में भाई पूछा गया था, कौन भारत को कौन विदेशियों को। तो ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। केवल भारतीयों को सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में अवसर की समानता यानी कि अनुच्छेद 16, ठीक है, ये केवल भारतीयों को ही 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है यदि क्या किया जाता है भाई? यदि यहाँ पर देखेंगे, अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य विलंब करता है, बिल्कुल सही है। पागल को कारावास का दंड दिया जाता है, बिल्कुल सही है। किसी नागरिक को पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब किया जाता है, बिल्कुल सही, यानी कि यहाँ पर
सभी सही हो जाते हैं। संसद में भारतीय राष्ट्रपति महाभियोग जो है वो क्या है भाई, तो वो है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ठीक है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति पर महाभियोग। यह किसका कथन है? यह प्रस्तावना सदन के प्रत्येक सदन की इच्छा को समेटती है कि इस संविधान की जो जड़ें हैं इसकी अभिसत्ता एवं इसकी संप्रभुता जन साधारण में निहित हो। ये चीज़ें जो है किसने कही थी? तो ये चीज़ें कही थी डॉक्टर BR अम्बेडकर महोदय ने। राज्य चट्टान से या शाहबलूत से नहीं पैदा होते, यह तो बनता है उन मनुष्यों के चरित्रों से जो कि उसमें निवास करते हैं। बहुत ही फेमस जो है वक्तव्य है, और ये किसका है भाई? ये है अरस्तू महोदय ने कहा था ये, ठीक है। चलिए, फेडरल गवर्नमेंट, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी KC व्हीलर महोदय ने, ठीक है। किसने लिखी थी? KC व्हीलर महोदय ने लिखी थी फेडरल गवर्नमेंट पुस्तक। 102 नंबर देखेंगे, राज्य विधि का शिशु एवं जनक दोनों है, ये किसने कहा था? तो ये मैकाइवर महोदय ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक विचारक के द्वारा राज्य के संरक्षण का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है बजाय राज्य के सिद्धांत के, ठीक है। तो राज्य के सिद्धांत नहीं बल्कि राज्य के संरक्षण के लिए अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है, वो है मैकियावेली ने। लाक के अनुसार प्राकृतिक जो अधिकार है वो क्या है भाई? वो है सार्वभौमिक नहीं है, ठीक है, सार्वभौमिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर में, तो राज्य एवं समाज एक समान है, ये किसने कहा था? तो ये बर्क महोदय ने कहा था, ठीक है। बर्क महोदय ने कहा था कि राज्य और जो समाज हैं वो एक समान है। निम्न में से किसने आनुपातिक समानता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था भाई किसने? अरस्तू महोदय ने, ठीक है, अरस्तू महोदय ने। नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार इसमें से है, तो इनमें से नकारात्मक व्यक्तिवाद का दार्शनिक आधार क्या है भाई? वो है व्यक्तिवाद, ठीक है, व्यक्तिवाद है। संपत्ति चोरी है, ये किसने कहा था? ये कहा था प्रूधो महोदय ने, ठीक है, प्रूधो महोदय ने ये कहा था। मार्क्सवाद 19वीं शताब्दी के उदारवाद की अवैध तथा विद्रोही संतान है, यह आलोचनात्मक कथन किसका है? तो ये जो आलोचनात्मक कथन है भैया ये है C हंट महोदय का, ठीक है। उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत क्या है? तो उदारवाद का आधारभूत सिद्धांत है भाई वैयक्तिक स्वतंत्रता, ठीक है, वैयक्तिक स्वतंत्रता। डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत किससे संबंधित है? डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत तो ये संबंधित है भाई मैकाइवर महोदय से, ठीक है, मैकाइवर महोदय से संबंधित है। 112 नंबर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो शब्द है सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो ये प्रयोग किया है मार्क्स महोदय ने, ठीक है, मार्क्स महोदय ने। 13 नंबर, निम्न में से कौन सा दार्शनिक आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक माना जाता है? आधुनिक व्यक्तिवाद, तो आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो ग्राहम वालेस को माना जाता है, ठीक है, ग्राहम वालेस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बिना संविधान के राज्य अविचारणीय है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भाई फाइनर महोदय का। लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है, ये परिभाषा किसने दी है भाई? तो LD वाइट महोदय ने दी है, LD वाइट महोदय ने। निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकीय सिद्धांत को कहावतें किसने कहा है? तो वो कहा है हर्बर्ट साइमन महोदय ने। सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतन भोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, ये किसने कहा है? वो कहा है हरमन फाइनर महोदय ने। निर्णय लेने के निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखेंगे? ठीक है, किस क्रम में रखेंगे भाई? तो इसमें हम लोग देखेंगे किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी करना बिल्कुल सही है। समस्या का निर्धारण, विकल्प का निर्धारण, विकल्प का चयन, तो ये बिल्कुल श्रीज से हैं, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखेंगे, लोक के जो प्रशासन है उसके अध्ययन के निम्नलिखित उपागम में किस क्रम से विकास हुआ है? ठीक है, तो इनमें भी हमें क्रम देखना है, किस क्रम में जो है इसका विकास हुआ है यहाँ पर। तो पहला जो है उसको हम लोग देखते हैं, तो इसमें पहला है क्लासिकीय उपागम, व्यवहारवादी उपागम, मानव संबंधों का उपागम और नीति उपागम। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा भाई? जो पहला हो जाएगा वो जाएगा क्लासिकीय, उसके बाद मानव संबंधों का उपागम, उसके बाद व्यवहारवादी आएगा, उसके बाद नीति आएगा, यानी कि ए वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए 20 नंबर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग यहाँ सूची 1 सूची 2 दिया है, तो भाई जो है इसको आप लोग कायदे से देखिएगा। और 120 नंबर का इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, इसमें डी नंबर सही हो जाएगा। तो ये भी आप लोग यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। एक का 2 हो जाएगा। यहाँ पर कर्मचारी को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, ठीक है, ये है पद सोपान अधिक्रम। तो यहाँ सब आप लोग मैच कर लीजिएगा, थोड़ा सा दिख नहीं रहा पूरा। 121 नंबर में हम लोग आते हैं, 121 नंबर में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि नीचे लिखे युग्म में कौन सा युग्म ठीक नहीं मिलाया गया है? तो इसमें है क्लासिकीय यानी कि संरचना सही है, मानव संबंध औपचारिक संबंध बिल्कुल सही है, व्यवस्था पर्यावरण बिल्कुल सही है, वैज्ञानिक प्रबंध संगठन के 14 सिद्धांत ये नहीं सही है, ठीक है, ये वाला आपका नहीं सही है, ठीक है। तो यही जो है सही नहीं मिलाया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 123 नंबर, शक्ति के लिए एकता का प्रस्ताव इनमें से किसने दिया था भाई? तो इसने दिया था, यूएन ने दिया था, ठीक है, यूएन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंकटाड ने मूलतः निम्नलिखित को बढ़ाया है या प्रोत्साहित किया है? तो किसको? वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है अंकटाड, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा 124 नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आई थिंक हमें लगता है कि हाँ 125 है थोड़ा सा, तो इसको भी देख लेते हैं। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था भाई? तो ये किया था रॉबर्ट ओवन महोदय ने, ये भी ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने भाई प्रैक्टिस सेट 1 जो है सॉल्व कर लिया है बहुत ही कम समय में, 30 मिनट में, ठीक है। तो ऐसे ही 1 2 3 प्रैक्टिस सेट आपको और मिल जाएंगे फटाफट, उसको आप कम से कम देख करके यहाँ पर फटाफट जाइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना पढ़ते रहिए।